चलिए शुरू करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो अभी शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। जो यहाँ पर आर्टिकल आया है, ये जो आर्टिकल है ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में। तो रिसेंटली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था, तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अभी डिसीजन लेने जा रहे हैं कि जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, इनको जो है अभी कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा। ओके, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधीन काम कर रही हैं। ओके, तो ये सब क्यों किया जाएगा कि जो इनकी ऑटोनॉमी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए इसलिए। ओके, सो आगे बात की गई है, ये सारा का सारा सेक्टर डायरेक्टली जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है टेंडर भी निकाल दिए हैं, ठीक है, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो है इन्वेस्ट करें। और आगे यहाँ पर बात की गई है, वहाँ पर टेंडर में जितने रोड मैप हैं, ठीक है, क्या क्या मूव होने चाहिए, वो सारी सब चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो अभी का जो OFBs का, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, वो अभी अगर हम उसकी बात करें तो क्वाइट आउट टू स्टेप अप विद मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब जो अभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उससे वो मेल नहीं खाता है, अभी उसको थोड़े और सुधार करने की ज़रूरत है। भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है, जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, जहाँ पर OFB ने काफ़ी बड़ा जो था रोल अदा किया था, ठीक है, वो सीधी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थी, अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। तो पहले आज़ादी के बाद भी बहुत बढ़िया रोल इन्होंने अदा किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा खामियां पाई गई OFB में। तो ये खामियों का कब पता चला, ठीक है, जब इंडिया की जो लड़ाई हुई 1962 में, इंडिया चाइना वॉर हुई, तो इससे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को OFB की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 41 इनका नंबर हो चुका है अभी आज के टाइम में, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। तो इनका जो मेनली ऑब्जेक्टिव था तो यही था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डिफेंस सेक्टर की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें बूम मिले, ठीक है, डिफेंस स्टोर्स बढ़ें, ठीक है, अपने इक्विपमेंट हम खुद बनाएं, ठीक है। और जो शॉर्टेजेस पाई गई थी 1962 के वार के टाइम, वो आगे के टाइम में आने वाले समय में देखने को ना मिले। सो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर OFB जो बोर्ड है, इसका एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है, ठीक है, जिसके अंदर इसको रखा गया है, और ये डायरेक्ट कंट्रोल है किनके पास, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास। तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके पास ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से इस बोर्ड को रन करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है टाई अप भी है, अलग अलग जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी ये साथ में लेकर चलते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, और भी साथ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनके साथ जो है कॉरपोरेट एंटाइटीज के तौर पर जो है फंक्शन करती हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है कि समय के हिसाब से हम अगर देखें तो जितने भी PSUs थे, ठीक है, उनको नवरत्न स्टेटस मिला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछले समय में, ठीक है। तो उनको उनकी वजह से जो था बेनिफिट भी मिला, जो मैनेजमेंट थी उसको, ठीक है, जो ऑटोनोमस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स थे वो बढ़ाए गए, ठीक है, क्वालिटी बढ़ी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो हाई हुई, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि OFBs की अगर बात करें तो लगातार जो है ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, ढलान की ओर जा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, अम्यूनिशन है, यूनिफॉर्म्स, बूट, टेंट, ये सब कुछ ये बनाते हैं। तो इनकी एक अपनी कैप्टिव मार्केट है डिफेंस सेक्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ओके, सो आगे यहाँ पर बात की गई है जो इनका प्रिंसिपल कस्टमर है। तो प्रिंसिपल कस्टमर कौन है? इंडियन आर्मी। तो अभी वो अनहैप्पी चल रहे हैं, वो खुश नहीं है OFB की जो सर्विसेज हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मली बात की गई है इंडियन आर्मी की तरफ से वो ये है, जो शॉर्टकट जो अपनाते हैं OFB में, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड में जो शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं कि जो प्रोडक्शन है उनको इंपोर्ट कर लिया जाता है फॉरेन नेशनल से, ठीक है। हालांकि चाहिए ये कि इनको अपने घर में ही अपनी नई टेक्निक्स डेवलप करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनोवेशन अपनी बनानी चाहिए। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, बाहर से जो है जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो उनको इंपोर्ट कर लें। तो इन चीज़ों सब एक्टिविटी से जो है इंडियन आर्मी अभी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। सो आगे बात की गई है गनिंग फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी के बारे में तो यहाँ पर बहुत ही पुराना रिकॉर्ड रहा है OFBs का
कि जब भी वो डिलीवरी का शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवरी नहीं कर पाते प्रोडक्ट्स की। उसके बाद उनका जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। अगर कोई प्रोडक्ट नया बनाकर लेकर आते हैं सरकार के पास तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज़, ठीक है। कई बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सप्लाई चेन कई बार गड़बड़ा जाती है, ना ही कई बार उनके पास पर्याप्त स्टॉक रहता है कि जो स्टॉक होना चाहिए पर्याप्त, जो कि आने वाले समय में वो भारत की जो आर्मी है उनको सप्लाई कर सके, वो भी उनके पास पर्याप्त कई बार नहीं होता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर बात की गई है कि 4 दहाके पहले तब की अगर हम बात करें तो OFB जो था वो टॉप सप्लायर था इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं है। सो आज की अगर बात करें जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में डील करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, तो 2001 में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा टर्नओवर ले रहा है OFB से आज, ठीक है, ज़्यादा टर्नओवर बना रहा है OFB से। सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि जो OFB की टॉप मैनेजमेंट है और ना ही जो लेबर फोर्स है, ठीक है, हालांकि इनका जो टोटल जो वर्क फोर्स है वो 82,000 के आसपास है, 82,000 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है चाहे टॉप मैनेजमेंट हो चाहे लेबर फोर्स हो, दोनों में से किसी को भी सफिशिएंटली मोटिवेट नहीं किया गया, ट्रेन नहीं किया गया, ताकि कि अपने अच्छे जो सही पोटेंशियल है उसको अचीव कर सके, पहचान सके और आगे बढ़ सकें। और आगे बात की गई है कि 2 दहाके पहले कुछ कमेटीज थी, ठीक है, जैसे TA नेयर कमेटी, ठीक है, विजय केलकर कमेटी, रमनपुरी कमेटी, तो और शेतकर कमेटी। तो अलग अलग ईयर्स में ये कमेटी बनाई गई जिन सभी ने एक ही चीज़ रिकमेंड की कि जो OFPs हैं इनका जो है कॉर्पोरेटाइजेशन कर दो, ठीक है, जो कि इनकी जो ऑटोनॉमी है इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हो। तो वैसे ही जैसे अलग अलग कमेटीज़ की रिपोर्ट आई, वैसे जो कैग है उसकी भी रिपोर्ट यही थी कि शॉर्ट कमिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं OFBs में, ठीक है, तो इसको आने वाले समय में इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर बात की गई है कि सबको अभी चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले जब मेक इन इंडिया का अभियान भारत सरकार लेकर आई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 275 जो ऐसी आइटम्स थी जो कि OFBs के द्वारा बनाई जाती थी उनको नोटिफाई किया था, ओके, एज ए नॉन कोर, ओके। सो जिसका मतलब ये है कि अभी वही जो आइटम्स 275 आइटम्स अगर इंडियन आर्मी चाहे, आर्म फोर्सेस चाहें, तो वो कहीं और से भी जो है टेंडर पास करवा के जो है ले सकती हैं। तो अभी जो है आर्म्ड फोर्सेस इनको इतनी आज़ादी है, ठीक है, उनके ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा कि उनको जो OFBs के पास ही जाना है ये 275 आइटम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आइटम्स बनती हैं उसके लिए अभी भी OFBs के पास ही जाना पड़ता है। और आगे यहाँ पर बात की गई है, इन एनी केस all these and many more OFBs product range are available through multiple vendors today। so बहुत ज़्यादा ठेकेदार अब बन गए हैं। देखो, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी है अगर वो काम करती है तो अपने ठेके प्रोवाइड करती है अलग अलग ठेकेदारों को, अलग अलग वेंडर्स को। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो भी प्रोडक्ट रेंज है OFB की तो वो आपको अब आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जो जितने भी वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे, और लोअर कॉस्ट पे, कम कीमत पर आपको प्रोडक्ट जो है मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा डिफेंस बजट है जो कि पहले से ही लिमिटेड होता है, तो उस डिफेंस बजट के अंदर हम जो चीज़ें चाहें हम बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आगे बात की गई है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनको अभी ज़रूरत नहीं है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें OFB से, ठीक है। अगर वो कोई भी टेंडर जो है बाहर निकालना चाहते हैं जिन चीज़ों की उनकी ज़रूरत है उसके लिए, तो अभी इन चीज़ों से भी आर्म्ड फोर्सेस आज़ाद हैं, अपना टेंडर जब चाहे वो निकाल सकते हैं, जो भी चीज़ों की उनकी ज़रूरत है, ठीक है। जो भी सस्ते में चीज़ बना के देगा, क्वालिटी में बना के देगा, तो वही जो है टेंडर ले जाता है। तो इसमें ये भी बात बोली गई है अगर टेंडर निकलता है, ठीक है, तो उसमें OFBs की फैक्ट्रीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे कि एक तरह का कंपटीशन मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट होल्डर्स और जो गवर्नमेंट एंटाइटी है दोनों के बीच में। तो अगर कंपटीशन होगा तो प्राइस में भी गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, और आने वाले समय में एफिशिएंट जो है प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। आगे जो प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है OFB, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है ये डिपार्टमेंटली रन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसकी जो ऑटोनॉमी है ये 3 सेक्टर्स में है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एक फाइनेंशियल सेक्टर और तीसरा है डिसीजन मेकिंग। सो इन तीनों सेक्टर्स में जो ऑटोनॉमी है OFB के पास है, ठीक है। और अगर हम एक बार जो है इसको अगर कॉर्पोरेटाइजेशन कर देते हैं तो ये जो
गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस कंट्रोल होता है, इससे आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से ये प्राइस बता सकेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसके जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इसके कस्टमर्स में आज भी आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, तो उनको जो है कम बजट में जो है सस्ती चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ जो है, प्रोडक्ट जो है वो उनको अवेलेबल हो सकता है। और आगे बात की गई है कि अगर हम कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं तो इससे एक रूम बनेगा, जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं OFB में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो काम कर सकते हैं आने वाले समय में। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो देखने को मिल सकती है, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मिलेगा प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और जो डिलीवरी शेड्यूल है वो सही हो जाएंगे, जिस टाइम पे डिलीवरी होनी है उस टाइम पे डिलीवरी जो है मिल जाएगी। तो आप डिलीवरी के रिगार्डिंग आप समझ सकते हैं, जैसे राफेल की जो बात है उसको 2-3 साल हो गए हैं राफेल की बात चलते हुए, लेकिन अभी जाके डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं, ये डिलेज नहीं होने चाहिए, खासतौर पे अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा की। तो जो चीज़ों की वो डिमांड करते हैं तो वो चाहिए सरकार को कि ऑन द स्पॉट वो डिमांड जो है पूरी हो जानी चाहिए। ओके, सो आगे यहाँ पर बात की गई है सेल्फ रिलायंस की। जो आने वाले समय में जो OFBs हैं उनका जॉइंट वेंचर होगा, जो डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं और जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ, जिससे एक नई मार्केट मिलेगी OFB को, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर भी बेच सकते हैं, ठीक है, और एक प्रॉफिटेबल जो है एंटाइटी बन जाएगी OFB। सो जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, नई एफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ की जो टर्म्स हैं वो और बेटर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लास्ट में और 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात तो ये कि जो अगर हम कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया है कि जो OFB है वो आगे भी 100% जो है गवर्नमेंट ऑन्ड ही रहेगी, सरकारी कंपनी ही रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर बात की गई है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ रिलायंस, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिलायंस के बारे में नहीं है, ये है कि हम इक्विपमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ओके, ये था आर्टिकल OFB के बारे में। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था, बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिली, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए, इस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो है मेक एवरी डे पे डे। तो ये हेडिंग क्यों दिया गया है और ये आर्टिकल किसके बारे में है, तो यहाँ ब्रीफली मैं थोड़ा सा बताता हूँ पहले कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, महीना 2-2 महीना सैलरी लेट हो रही है। तो वहाँ पर एक कंसेप्ट लेकर आया गया है जहाँ पर बात की गई है कि एवरी डे पे डे, मतलब हर रोज़ उनको पेमेंट मिले जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो कैसे मिल सकती हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर जो शॉर्ट टर्म मनी लैंडिंग है बिजनेस करते हैं उनके द्वारा जो है ये अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। जब भी उनकी सैलरी आएगी एम्प्लॉयज़ की तो उस सैलरी में से कुछ % इंटरेस्ट बना के जो है वापस पैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि डेली लाइफ में हमें रोज़ाना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जब सैलरी 3-3 महीने लेट आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वैसे ही सिचुएशन बहुत ख़राब है, अगर आप किसी से उधार में पैसे मांगोगे तो वो भी मिलने से रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि हर एक के पास जो सर्कमस्टांसेस है सेम है, सिचुएशन जो है सेम बन चुकी है। रेयरली है अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो फंड प्रोवाइड कर दे तो वो जो है कर सकता है। तो स्टार्टिंग में ये जो बोला गया है कि जो टैग लाइन दी गई है ये वाली, मेक एवरी डे पे डे, तो ये साउंड करती है कि जो शॉर्ट टर्म मनी लैंडिंग के बिजनेस में है, ठीक है, जो पैसा प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको सीरियसली काम करना चाहिए, ठीक है। जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ठीक है, उसने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बना दी हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि उनके लिए सही नहीं है। स्ट्रेस में चले गए हैं एम्प्लॉयज़। आज भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो टेंशन रहती है कि फैमिली को कैसे हम पालें, ठीक है। जब शाम को पैसे कमा कर आता है तो थोड़ी सी टेंशन दूर होती है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत पैकेज था उसमें भी क्रेडिट दिया गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम आगे देंगे, उनको पैसा प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो है पैसा पहुंचा नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा पहुंचेगा ही नहीं तब तक सक्सेस होगी ही नहीं। ओके, सो इट मे नॉट फाइंड सक्सेस बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड इंस्टेंट स्मॉल लोन्स टू MSMEs दैट विल ओनली हेल्प एम्प्लॉयर्स टू किक स्टार्ट द सप्लाई साइड। जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अगर वो MSMEs को मिलता भी है, अगर बैंक्स प्रोवाइड कर भी देते हैं,
तब भी वो पैसा तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स को जाएगा ना। अगर एम्प्लॉयर्स वो कोई भी सप्लाई चेन शुरू करते हैं, ठीक है, तो जो काम करने वाले वो तो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो वो पैसा सारा उसने लगा दिया कि उसका जो काम चले, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसका ध्यान कौन रखेगा। तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है टाइम पे नहीं मिल रही, वो अनपेड चल रहे हैं, और जो है सप्लाई साइड का एम्प्लॉयर ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है, सप्लाई जो है मार्केट में भेजनी शुरू कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर एक ज़रूरत है कि ट्रांसफ़र कैश जो है उसका सिस्टम हो, ठीक है, डिमांड के हिसाब से, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इंडिविजुअली लोगों के पास पैसा जाए, ताकि कि लोगों के पास हाथ में पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो घर बार अच्छे से चला सकते हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, ठीक है, तो वो अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन इससे बाहर आ सकते हैं। और आगे बात की गई है कि जो करंट क्राइसिस है इसमें बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं कि जो टाइम पे सैलरीज दे रही हैं, टाइम से पहले भी सैलरीज दे रही हैं, ओके, और कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो टाइम पे दे रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिले कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं कोविड-19 गुजरने के बाद भी चलती रहें। तो यहाँ पर ऑथर जो है इन बातों के ऊपर फोकस कर रहा है। देखिए, अगर आप कोई वर्कर हैं तो तब भी, जब कोविड-19 का पहले का समय था तब भी ऐसा होता था कि जब आप काम कर लेते थे, काम करके बता देते, तब आपको जो था सैलरी, जो इनकम थी आपको मिलती थी। जो इंडिया के लेबर लॉस हैं, ठीक है, वेजेस के बारे में, तो वो 4 तरीकों से वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं कि अगर आप वेजेस देना चाहते हैं तो उसको आप पर आवर के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, डे के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, या वीक के हिसाब से फिक्स करते हैं, या फिर मंथली आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ओके, या 2 महीने के बाद आप उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप उसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है डेली बेसिस के ऊपर। एक 4-5 दिन, हफ्ता कोई निकाल लेगा, लेकिन जो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, महीना निकालना बहुत टफ हो जाता है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि 2019 का एक एग्जाम्पल लिया गया है Q2 का। तो जहाँ पर जो है मंथली अर्निंग्स के बारे में बात की गई है। सपोज एग्जांपल ली गई है 19,547, ये जो है फुल टाइम वेज है सैलरी वर्कर्स के लिए। उसमें से अगर पर डे हम इसका निकालें तो वो 652 रुपीज़ बनता है बिना किसी टैक्स डिडक्शन के। और अगर हम इसको मंथली हिसाब से निकालें, ठीक है, सॉरी 2 वीक्स के हिसाब से निकालें, तो ये फिर 6,520 के आसपास बनता है बिना किसी टैक्स डिडक्शन के। तो ऐसी सिचुएशन पहले भी रही है, ठीक है। तो फैक्ट यही है कि जब काम हो जाता है तब जाकर उनको पैसे मिलते हैं लोगों को, ठीक है, फिर आगे जो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम पहले से भी थी, आगे भी ये प्रॉब्लम जो है और बड़ी होती जा रही है। सो इंडिया के लोग जो हैं पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है जिनके अंदर एंजाइटी रहती है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस लेता है, ठीक है, कि जो चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल उनको हम कैसे जो है टेक ओवर करके चलें। तो अभी भी ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो अगर हम जिनकी जो एनुअली जो इनकम है वो 30 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से भी जो 30% लोग ऐसे हैं जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको वो अदा नहीं कर पाते, और 58% कंसिस्टेंटली ऐसे हैं जो अपने जो ड्यूज़ हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है ज़्यादा एंजाइटी की वजह से, ओके, ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं उनके बारे में। तो आगे बात की गई है कि जो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं किनको, जो पे डे लैंडिंग के जो इंस्टीट्यूशन है और जो चेक कैशिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों को। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों क्या कर रही हैं, जिन लोगों को पैसा चाहिए, ठीक है, तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जिनको टाइम पे एम्प्लॉयज़ को जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर देते हैं किस बेसिस के ऊपर, जो कि जो आपको नेक्स्ट पे का चेक आएगा, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वो चेक ये रख लेते हैं एक, ठीक है, एडवांस चेक। तो जो पे आती है उसमें से ये कट कर लेते हैं। तो डेली बेसिस के हिसाब से जो पैसा चाहिए होता है वो जो पे डे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रोवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को डेली बेसिस पे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका निकाला है, ठीक है। यूएस में जो है 20,000 से ज़्यादा अभी पे डे लैंडर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, यूएस के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर।
तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये ऐसी इंडस्ट्री पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो वो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हो सकती है अगर इंडिया में ऐसी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है। सो आगे और बात करें कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है, कंडक्ट 10 ट्रांजेक्शंस एंड द मीडियन फीस इक्विवेलेंट टू द एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 300%। ओके, जो उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मीडियन फीस लगेगी वो होगी कम से कम जो सालाना 300% इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से, ठीक है, उनको पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इंडिया की, अगर बात करूँ तो इंडिया में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, खासतौर पे जो एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। जब बच्चों की एडमिशन नहीं होती तो क्या करते हैं, तो सैलरी जो होती है टीचरों की वो रोक देते हैं, या फिर डिले कर देते हैं, या फिर जो छुट्टियों की सैलरी होती है वो देते ही नहीं है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हर एक तरीका निकालती है कि हम एम्प्लॉय को पैसे ना दें। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं। तो ये कोविड-19 के पहले की सिचुएशंस थे, अब तो और ख़राब हो चुकी हैं। अब तो जो डिस्प्यूट चलता है पेरेंट्स और स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में, तो उसमें जो है कहा जा रहा है कि 70% तक फीसेस स्कूल ले रहा है इस कोविड-19 की सिचुएशन में, और जो सैलरी दी जा रही है वो भी 70% दी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में 70% सैलरी नहीं दी जा रही है। बहुत कम सैलरी जो है टीचर्स को मिल रही है इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि कुछ बैंक्स हैं जैसे कोटक है, वो 50% तक की जो आपकी मंथली सैलरी है उसके ऊपर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो इंडिया में जो लोग हैं गोल्ड के ऊपर भी जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, माइक्रो फाइनेंस लोन्स ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे कर्जा भी बढ़ता जाएगा लोगों के ऊपर। तो आगे इंडिया की गोल्ड मार्केट की बात की गई है कि आने वाले समय में हो सकता है कि 2022 तक ये 46 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाए। फिलहाल जो मौजूदा ये 3000 बिलियन तक चल रही है। और आगे बात की गई है कि 33% एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से फाइनेंशियल वरीज की वजह से। परिवार की चिंता होती है, घर की चिंता होती है, जिसकी वजह से कि अगर टाइम पे पैसे नहीं पहुंचाए तो क्या होगा। तो जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोडक्टिविटी में जो है अफेक्ट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है। तो एब्सेंट होना शुरू हो जाता है, जब पैसे नहीं मिलते तो फिर एम्प्लॉय जो है आता भी नहीं है। उसके बाद आगे बात की गई है कि ये जो सिचुएशन है एम्प्लॉयर्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। उनको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की जो फाइनेंशियल वेल बीइंग है उसमें इन्वेस्ट करें, उनके हाथ में भी पैसा पकड़ाएं ताकि कि वो आगे बढ़े। सो ऐसा गवर्नमेंट जो जनधन अकाउंट बने हैं, तो बहुत सारे गांव में ये देखा गया है कि पैसे आए हैं, चाहे 500 रुपया ही आया है पर हेड, ठीक है, किसी को 1000 रुपये आए हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं ले रही है। देखिए, जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट प्रेजेंटली स्कीम चला रही होती है उनको एनहांस भी करते हैं, ठीक है, आगे और प्रमोट भी करते हैं। तो जो सच्चाई है ज़्यादातर वो चीज़ बताने की कोशिश की जाती है जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो आगे बात की गई है कि 50% से ज़्यादा जो यूएस के एम्प्लॉयर्स हैं, सो एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो नौकरी देता है, ठीक है। सो यूएस एम्प्लॉयर से 50% से ज़्यादा वो अभी काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम्स के ऊपर, ठीक है, ताकि कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। तो ऐसे प्रोग्राम्स में क्या होगा, एजुकेशन दी जाएगी किन के बारे में कि आपने जो अर्निंग की है उसको आपने बजटिंग कैसे करनी है। मतलब आपने अगर सपोज करो 30,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, तो वो 30,000 रुपये में से आपने उसको बजटिंग कैसे करनी है, ठीक, कितना पैसा आप सेव करोगे, कितना पैसा आप कौन से इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, कितना पैसा आप घर के खर्चों में लगाओगे, ठीक है। वैसे ही आगे बात की गई है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, ठीक है, कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी बजटिंग बताई जाएगी, सिखाया जाएगा। रिटायरमेंट सेविंग प्लान आपने कैसे करने, कितना % आप अपनी इनकम का एज ए रिटायरमेंट सेविंग रखना है, ताकि कि जब आप रिटायर हों तो तब आपको जो है उसकी ज़रूरत हो पैसे की तो आप उसको यूज़ कर सकें। ओके, तो स्मूथनिंग जॉब के लिए ये जो सारी एजुकेशन जो है वेलनेस प्रोग्राम जो है चलाई जा रहे हैं यूएस के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जिससे कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। और जो एक थोड़ी सी रुकावट जो है, जो ये लैंडिंग की जो प्रक्रिया है, जो लैंडिंग के जो पे डे के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट लोन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा ईजियर असेस नहीं है मनी का और ना ही फास्टर असेस है।
तो 2 कंपनीज की यहाँ पर बात की गई है, जैसे पे सेंस है, फ्लेक्स वेज है, जो कि मनी प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि एम्प्लॉयज़ को क्विक और इजी एक्सेस जो है मनी का प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो है अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, रिटेंशन में इंप्रूवमेंट आए एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, बढ़िया तरीके से आगे काम करें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, अपने स्ट्रेस को कम करें, डिस्ट्रैक्शन कम करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान कम दें। ठीक है, तो ऐसे जब हम सपोर्ट करेंगे ना एम्प्लॉयज़ को, तो नेचुरली जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, और जब घर का खर्चा सही तरीके से चलता जाएगा तो उनको भी एक दिलेरी आएगी, अच्छे से वो आगे काम करना शुरू कर देंगे। आगे यहाँ पर बात की गई है कि इंडिविजुअल्स को आप अगर कोई हेल्प कर रहे हैं, जैसे कोई पैसा दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप जो उनके जो प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको आप पैसे प्रोवाइड करें, ताकि जो कि आने वाले समय में, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो 3% जो उनका एम्प्लॉयज़ का हिस्सा है, ठीक है, सपोज करो कि पर एम्प्लॉय जो है 3% जो है एम्प्लॉयर उनको बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयज़ को दे। ठीक है, कि जब पैसा जो है 3% उनकी सैलरी का वो उनको ही मिले, एम्प्लॉयज़ को आगे फर्दर उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर ये बात की गई है, इंस्टेड ऑफ साइनिंग अप इंडिविजुअल्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, दीज प्रोवाइडर्स कैन साइन अप एम्प्लॉयर्स, कि जो पैसे पे डे के हिसाब से जो इंस्टीट्यूट काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को साइन करने की बजाय वो एम्प्लॉयर्स को साइन करें। ठीक है, ताकि जो कि एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली ही जो है रिलेशन जो है कॉन्टैक्ट बना लें उन इंस्टीट्यूशन के साथ जो माइक्रो फाइनेंस लेवल पर लोन प्रोवाइड करते हैं सैलरी के हिसाब से, कि एम्प्लॉयर्स खुद ही जो है 3% के हिसाब से नॉमिनल फीस जो है उन इंस्टीट्यूशन को दे दे पर एम्प्लॉय के हिसाब से। ठीक है, इससे एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी, किसी भी अलग प्रोसेसेस में उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जैसे सैलरी आती थी उसमें से 3% कट हो जाएगी, वो 3% डायरेक्टली जो है जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया होगा उनके पास चला जाएगा। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, सो आगे लास्ट में बात की गई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ऑप्शंस भी ऑफर करनी चाहिए, जैसे कि डेबिट कार्ड है। ठीक है, और इसके अलावा जो ATM असेस करें एम्प्लॉयज़, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीस ना चार्ज हो। ठीक है, उतने उनके एम्प्लॉयज़ की। उसके अलावा जो फीस है, ठीक है, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, जो कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लोन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनके बनता हक है वही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मसला यही है कि जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन डिमांड जो है एक्सेस टू मनी उनको प्रोवाइड हो जाए, जब उनको पैसे की ज़रूरत है तब उनके हाथों में पैसा हो, हालांकि वो काम पहले कर चुके होते हैं। ठीक है, तो जो उनका हक बनता है वो बनता है महीने के हिसाब से जो उनकी सैलरी है उनके पास आ जानी चाहिए, जिससे कि वो आगे खर्चा कर सकें, फाइनेंशियली जो है वो कैपेबल हो सकें। तो ये थे आज के एडिटोरियल्स पार्ट सेकंड में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना फीडबैक जो है कमेंट्स के रूप में आप ज़रूर दें, ताकि जो कि आने वाले समय में मैं लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर पाऊँ, ओके, और क्वालिटी जो है आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।